मजदूर से भी बदतर जिंदगी है टीचर की वहाँ पे। जब वो खुद ही कुंठित है तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि इसी पेड़ में आम भी लगे, अमरूद भी लगे, केला भी लगे और सेब भी लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पहली बार वो बच्चा अपने पिताजी का नाम लिखता है, अपना नाम लिखता है। जब पापा मम्मी उसको देखते थे, अच्छा ये मेरा नाम है, क्योंकि उन्हें भी पढ़ना नहीं आता था, तो उन्हें लगता है नहीं मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए। वो भाव वहाँ से आता था। एक पेड़ इतने फल नहीं दे सकता। जब टीचर खुश रहेगा तो बच्चे भी खुश रहेंगे। 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए दिन का कमा लेगा, 20 रुपए भी कमा लेगा तो कमा लेगा। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। यजत द्विवेदी जी, TTF नाम की इनकी फाउंडेशन है जो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। आज के इस दौर में जहां शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है, वहां यजत द्विवेदी जी जैसे लोग मुफ्त में गरीब बच्चों को सहारा दे रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं और उनका भविष्य संवार रहे हैं। यही वजह है कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उनकी तारीफ की है। बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 में। आपको इस दिशा में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? शुरू से ही मेरा जो एक पक्ष था वो सामाजिक कार्य के लिए, मतलब उसमें झुकाव था। 2013 में मैं एक बच्ची से मिला जिसका नाम था जुबेदा। वो स्टेशन पे भीख मांगती थी और उसके थाली में लोग पैसा फेंकते थे, लेकिन उसके हाथों में किताब होती थी। उसने कभी पैसे की तरफ देखा नहीं। तो मुझे, मतलब मैं अपने दोस्त के घर जाता था टीवी देखने के लिए, स्टेशन के इस तरफ से उस तरफ। मुझे WWE देखने का बहुत शौक़ था, तो मैं जाता था जब भी, तो वो लड़की मुझे वहीं दिखती थी, वहीं बैठी रहती थी। तो एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, 6 दिन वो वहीं बैठी किताब लेके पढ़ती रहती थी। तो एक दिन मैंने उसके पास गया, मैंने पूछा कि बेटा तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? तो उसने बोला नहीं स्कूल नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो मैंने उस दिन तो ध्यान नहीं दिया। फिर मैं जब अगले हफ्ते वापस गया तो वहीं बैठी थी। तो मैं उसके साथ बैठा थोड़ी देर, मैंने बात किया। फिर मैंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बताया बस यहीं स्टेशन के पीछे ही रहती हूँ मैं। तो जब हम वहाँ गए तो देखा छोटी सी झोपड़ी थी, उसकी माँ थी, पापा उसके थे नहीं। तो फिर माँ से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन न तो माहौल है, न तो जानकारी है, और पैसे का बहुत ज़्यादा अभाव है। और ऐसे और भी बच्चे मुझे वहाँ दिखे। ये बात है 2013 की। फिर मैंने वाराणसी में? हाँ, बनारस में। तो 2013 की बात है ये। तो 2-4 बच्चों से मैंने बात किया और उनके पेरेंट्स से बात किया, तो वो तो बहुत खुश हो गए, जैसे उनको पता नहीं क्या मिल गया है। तो फिर वहीं एक पास में ही पत्थर का पटिया था, उसी पे मैंने पढ़ाना शुरू किया 4 बच्चों से। ऐसे जुबेदा तो थी ही, उसके साथ 3-4 बच्चे और थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई जर्नी की। तो ऐसा। और TTF फाउंडेशन जो आपने बनाई 2015 के आसपास, वो आइडिया कहाँ से आया कि फाउंडेशन के ज़रिए इस काम को आगे बढ़ाया जाए? ऐसा हुआ कि शुरू तो 4 बच्चों से किए थे, बट ना वो बच्चे बढ़ने लगे। 4 से फिर धीरे धीरे 40 हो गए और बढ़ने लगे। फिर जब आप एक जगह काम करने लगते हैं ना, तो आपको वो चीज़ें और भी जगहों पे विजुलाइज होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। तो हमें लगा कि यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है। फिर जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो टीम को हमने अप्रोच किया। अपने दोस्त थे हमारे उस समय बनारस में बहुत, तो क्लास में हमने डिस्कस किया। उस समय हम बहुत, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे ऐसा। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, तो बहुत सारे नए नए बच्चे आए थे, जर्नलिज्म करने आए थे। तो बड़ा जोश था सबके अंदर कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो लोग मिले। फिर धीरे धीरे फिर हमें लगा कि अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हमें कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीड लगने लगी। जब शुरुआत में बच्चों के एडमिशन्स कराने हुए या कुछ कुछ और ऐसे काम थे, तो हमारे पास नाम नहीं था, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी थे हम। तो ये हुआ कि नहीं, तो कुछ तो ऐसा किया जाए। तो फिर वहाँ से हमने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराया 2 साल काम करने के बाद। 2 साल में रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ था, बट टीम बहुत बढ़ गई थी और काम बनारस के एक जगह से निकल के 4-5 जगहों तक पहुँच गया था। हर जगह, मतलब हम सेंटर बोलते हैं, बैच बोलते हैं, तो वहाँ 40-50 ऐसे बच्चे थे बनारस में। तो इतने सालों से आप इस काम को कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन इस काम को कर रही है, तो अभी तक अब आपके पास कितने बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं? और इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज भी होंगी जिनको आपने पढ़ाया, तो उनके बारे में बताइए।
बनारस के अलावा बनारस से बाहर भी काम कर रहे हैं हम। पहले ऐसा था कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम करते थे, और बहुत सारे, अभी मैं सक्सेस स्टोरी भी आपसे शेयर करूंगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं बच्चे। अ, फिर हमने ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन भी कराया, क्योंकि हमें लगा कि कहीं कहीं और, क्योंकि हमें बिहार से अप्रोच आ रहे थे, उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया से भी लोग परिचित थे, तो वो भी कह रहे थे। तो हमने कुछ साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराया जो कि ऑल इंडिया, सेम नाम से ऑल इंडिया लेवल पे है। अ, बच्चों की कहानी ऐसी है कि हमने एकदम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, आज वो जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं काम कर रहा है। तो कुछ विशेष बच्चे हैं हमारे, जैसे कि कोमल है, एक लड़की है, उसके पेंटिंग की तारीफ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। हमारी 2-3 बच्चियां ऐसी हैं जो अपने परिवार की पहली ग्रेजुएट्स हैं, उनकी पूरी पीढ़ी में कोई पढ़ा नहीं था। और अभी रिसेंटली, अभी 20-25 दिन पहले हमारी एक बच्ची है जिसका गांधी फेलो में सिलेक्शन हुआ था। उसके पापा महीने के 4,000 रुपये कमाते थे, तो अभी उसकी 27,000 रुपये की सैलरी है। अब जैसे ही उसका गांधी फेलो कंप्लीट होगा उसको और अच्छे मिलेंगे। कुछ बच्चे कॉरपोरेट में भी काम करते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, मतलब था, पंकज, तो वो अभी वो कॉरपोरेट में है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, और कहानियाँ स्पेशली मेरे लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि अभाव में वो जब न उनके पास बहुत ऐसे रिसोर्स थे, न उनके पास अच्छे कॉलेज थे, अच्छा स्कूल भी नहीं था। मैं तो एकदम कहूँगा कि लाइट बिजली की भी समस्या थी उनके साथ, फिर भी वो लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने आगे तक वो बढ़े। हम तो एक माध्यम थे, हमें तो उसने चुना था एक माध्यम बनाने के लिए कि जाओ, तुम्हारा यही काम है कि उनको रास्ता दिखाओ, ये बस आगे चले जाएं कैसे भी करके। तो ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं अभी जो कहीं ना कहीं एंगेज हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। अभी उनका फ़ोन आता है, सर मेरा यहाँ ये हो गया, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर, बहुत अच्छा फील होता है। तो स्टोरीज़ तो बहुत है ऐसा। तो बच्चे हैं तो हम हैं। जब आपने ये काम की शुरुआत की तो होता ना कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि झुग्गी झोपड़ी से आपने बच्चों को उठाया और कहाँ स्कूलों में दाखिला करवाया। पेरेंट्स जो उनके होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सोच भी वैसी हो जाती है कि हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड कम कर दिया इस तरह से। आपको वो चुनौतियों का, आपने उस तरह की चुनौतियों का सामना किया कि जिसमें पेरेंट्स ना चाहते हों कि आप ना लेके जाएं उनके बच्चों को, या वो विलिंग थे कि हाँ हमारे बच्चों का भविष्य संवर रहा है, उनको शिक्षा मिल रही है, इस तरह का? आ लगभग ये हर जगह ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे ना समय से पहले पैसा देख लेते हैं, कमाने लगते हैं। चाहे वो भीख मांग के कमाए, चाहे वो कूड़ा उठा के कमाए, या चाहे किसी दुकान पे कमाए। तो परिवार को भी पैसा मिलने लगता है और बच्चों को भी मिलने लगता है। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचती है लोगों को। तो पेरेंट्स का भी बहुत विरोध सुनना पड़ता था कि क्या कर लेगा पढ़ के, ऐसे तो 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये दिन का कमा लेगा, 20 रुपये भी कमा लेगा तो कमा लेगा। ऐसा दिक्कत होती, तो हम एक ही, हमारा एक ही मॉडल था। हम उन परिवार से ऐसा कहते थे कि हम यहाँ पे 15 दिन पढ़ाएंगे आपके यहाँ पे, अगर 15 दिन पढ़ाने के बाद आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं पढ़ा, हम ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या आपका बच्चा नहीं बदल रहा है, तो हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। और हमें बच्चे का ज़्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 1 से 2 घंटे के बीच में चाहिए। ऐसा अप्रोच हम शुरू में करते थे। उस 15 दिनों में हम बच्चे के संस्कार पे और उसके बेसिक एजुकेशन पे अपना जी जान लगा के काम करते थे। और उन 15 दिनों में वो बच्चा अपने पेरेंट्स का और अपना नाम लिख लेता था। ये हमारा बड़ा मतलब एक तरीका था। जब वही बच्चा अपने पापा को या अपनी माँ को उनका नाम लिख के दिखाता था, वहीं से चीज़ें एकदम बदल जाती थी। पहली बार वो बच्चा अपने पिताजी का नाम लिखता है, अपना नाम लिखता है। जब पापा मम्मी उसको देखते थे, अच्छा ये मेरा नाम है, क्योंकि उन्हें भी पढ़ना नहीं आता था, तो उन्हें लगता है नहीं मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए। वो भाव वहाँ से आता था। बस वो भाव अगर आ गया तो फिर हम उस 10 साल 12 साल जितना भी टाइम लगे उस बच्चे को बदलने में, हमने एक एक बच्चे पे मतलब 10-10 साल तो दिए ही हैं। तो हमारा एकदम क्लियर होता था कि अभी हमने शुरू किया, जब तक हमें लगेगा कि ये या तो पढ़ाई में आगे जा रहा है या स्किल स्किल के लिए भी हमें 18 साल तक का तो उसके इंतज़ार करना ही पड़ता था कहीं जॉब के लिए। तो वही रहता था। पेरेंट्स का तो बहुत विरोध होता था, लेकिन आप मायने ये रखता है कि आप कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनको कन्विंस करते हैं, क्योंकि बुरी चीज़ तो ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जो पैसे का खींचना है कि
ज़रूरत भी है उनकी। अगर वो सब मिल के नहीं कमाएंगे तो महंगाई तो वैसे भी इतनी ज़्यादा है, तो नहीं चल पाते थे। तो कोशिश करते थे हम भी कि पेरेंट्स को कन्विंस कर लें, और वो हो भी जाते तो थे। ये जो सक्सेस स्टोरीज आपने बताई, तब पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन होता था? कहीं ना कहीं कहते तो होंगे कि अच्छा हुआ कि आप हमारे हाँ, बच्चों को हाँ, ले गए। हाँ। भाव बहुत हैं पेरेंट्स के अंदर, मतलब उनको तो अभी भी बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट मिलते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि क्या हो गया, जैसे क्या ही बदल गया एक तरीके से ना। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था कि हमारी बच्ची की जल्दी शादी हो जाएगी और ये इसी चीज़ में रहेगी। अभी वो देखते हैं तो बच्ची अधिकारी टाइप की दिखती है उनको, क्योंकि शिक्षा सिर्फ आपको ही नहीं बदलता, आपकी पर्सनैलिटी को भी बदल देता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को भी बदल देता है, आपके एकदम रहने सहने के तरीक़ों को भी बदल देता है। तो कहीं ना कहीं प्राउड तो करते हैं। अभी रिसेंटली हमारी बच्ची जो गांधी फेलो में ज्वाइन की थी, तो उसके पापा जब उसको झुंझुनू छोड़ने गए थे, तो वापस आने के बाद वो बहुत रो रहे थे, क्योंकि उनके लिए वो दुनिया बिल्कुल अलग थी। झोपड़ी से निकल के उनकी बेटी एक अच्छे होटल में रुक रही है, तो उनके लिए तो ये एक नामुमकिन सा सफ़र बिल्कुल। और था। कोई भी पेरेंट मुझे नहीं लगता चाहेगा हाँ, कि हाँ। जो वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो आर्थिक उन्होंने अ, मुश्किलें देखी, वो ने जी, कोई भी नहीं जी। चाहेगा कि उनका बेटा या बेटी इस तरह की मुश्किलें देखे। हाँ, हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल के समय में तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं, पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी। अभी का माहौल ऐसा है कि बच्चे घर से ही नहीं सीख पाते। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, अलग-अलग जगहों पे जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, उनकी फैमिली से मिलता हूँ, उनके पेरेंट्स में जो भी लोग हैं उनसे मिलता हूँ, तो मुझे समझ में आता है दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और उस दूरियों में नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। ना बच्चा ठीक से ध्यान दे पा रहा है, ना पेरेंट्स ठीक से ध्यान दे पा रहे हैं। तो अभी काम करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब बिल्कुल। चीज़ों पे। ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता ऐसे टॉपिक पे। आप इतने सारे बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं, उनका पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, तो अम, आज के ज़माने में जहाँ शिक्षा एक व्यापार बन चुका जी, है जी। कहीं ना कहीं, तो वो फाइनेंशियल मॉडल आपके फाउंडेशन का क्या है, जिससे आप बिना रुके ये काम को आगे जो है करते रहते हैं? कैसे आपको आर्थिक सहायता मिलती है, या कैसे फंड्स मिलते हैं आप? हाँ, फंड्स तो किसी भी काम को सुंदर बनाने के लिए, मुझे लगता है सक्सेस बनाने के लिए आर्थिक स्थिति या धन बहुत मायने रखता है। बहुत सारे, मतलब मैं तो अपने आप को बहुत वेल विशर मानता हूँ कि जब मैंने ये शुरू किया था तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का इसको रूप दूंगा। वो भी हुआ। पैसे को लेके देखिए, आपको शुरुआत में तो ऐसा था कि बहुत सारी ज़रूरतें बहुत नहीं होती, हमें ज़रूरत होती थी कॉपी की, पेंसिल की, पेन की, किताब और कपड़ों की। बेसिकली कपड़े भी उसमें बहुत मायने रखते हैं। तो ये लोग थे, बनारस में बहुत सारे लोग थे जो टाइम टू टाइम हमारी मदद करते थे। धीरे धीरे लोग जान गए। उसके बाद जब चीज़ें और बेहतर हुई, जैसे जब प्रधानमंत्री से मिले और राष्ट्रपति से मिले, इस तरीके की चीज़ें हुई, तो बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे इंडिविजुअल डोनर मिले हमें, जो अपने मन से बच्चों के पास आते थे। मतलब हमारा ये मॉडल था कि हमें आप मत दो, आप कॉपी लेके आओ, आप किताब लेके आओ, आप कपड़े लेके आओ, आप जूते लेके आओ, आप डायरेक्ट जो आपका बेनिफिशियरी है आप उसको दो। तो हमने ये अप्रोच कई सालों तक किया, तो लोगों के मन में भरोसा जो था एकदम प्रॉपर कि हाँ भाई ये सही लोग हैं। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो पैसे का इधर उधर भी करती हैं, तो लोगों का नाम भी बदनाम होता है। बट हमने डायरेक्ट जोड़ा लोगों को बच्चों के साथ। मतलब आपको बर्थडे मनाना है, आप बच्चे के पास आओ। इवन जो नहीं आ सकते, वीडियो कॉल पे बात करो, आप डायरेक्ट बच्चे से बात करो। तो फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। भारत से जुड़े, बाहर से भी लोग जुड़े बहुत सारे। मैं भी बताऊंगा कि कितनी मदद की लोगों ने। तो लोगों ने तो दिल दिल मतलब खोल के मदद की बच्चों की। बाद में हमें लगा कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मैनेज नहीं हो पा रहा, तो लोगों ने बच्चों को गोद लेना शुरू किया। गोद इन द सेंस कि पढ़ाई को स्पॉन्सर करते थे वो। बाद में कुछ CSR फंडिंग भी हुई, हमें कंपनियों ने भी मदद की। तो जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिला। अभी जब प्यार, एस्टिमेट कितने बच्चों की देखभाल आपकी जो फाउंडेशन है वो कर रही है? कोई एस्टिमेट आपका? जो बहुत, मतलब कई कैटेगरी हैं। एक तो वैसे बच्चे जिनको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, संस्कार डाला जा रहा है, बैठने की क्षमता विकसित की जा रही है, एक उस तरीके की हो गए। एक फ़िल्टर होके जो स्कूल जा रहे हैं, उसमें से फिर फ़िल्टर होते हैं। स्कूल में भी दो तरीके हैं, एक वो बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाएगा, एक वो बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, ऐसा।
और उसके बाद आता है वो बच्चे जो 9th 10th 11th 12th या 12th के ऊपर है। ओके। तो हर बच्चे की अलग अलग ज़रूरत है, उनको अलग अलग जिस हिसाब की ज़रूरत है उस हिसाब का उनको माहौल प्रोवाइड किया जाता है, वैसे टीचर ढूंढे जाते हैं, वैसे वॉलंटियर ढूंढे जाते हैं। तो सबकी अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से काम होता है। आपने जिक्र किया कि राष्ट्रपति से मिले आप और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले, वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो क्या था उस टाइम पे? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। तो मैं इस समय नोएडा में ही था, तो उस समय फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, प्रधानमंत्री जी आप लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कोई प्रैंक कॉल किया होगा। फिर बाद में वापस से फ़ोन आया हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो फिर चीज़ें क्लियर हुई और उसी समय हम टिकट कटा के फिर बनारस गए। फिर वहाँ पे प्रोटोकॉल वगैरह जो भी चीज़ें थी, जो बच्चे जाने थे, उन सबको तैयार किया, बहुत सारे प्रोसेस हुए। बट वो एक सपना सच होने जैसा था। मतलब उस समय 2017-18 15 16 17 18 तक मोदी जी एकदम पीक पे थे अपने। तो हमें तो मतलब मेरे तो गूज बम्प हो गए थे जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा उस पे। तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने शानदार व्यक्ति से मिलने का मौका मिल रहा है। मिलने का ही नहीं, उनके साथ 1 से 1.5 घंटे बिताने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया बाकायदा, जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं आप देखेंगे, तो वैसे ही चेयर कुर्सियाँ मतलब टेबल लगे, अच्छा, उन्होंने पढ़ाया बैठे। बच्चों हाँ, को। बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, बच्चों को गेम खिलवाएं। एक एक इंडिविजुअल मतलब 76 बच्चे थे, 76 बच्चों से अलग अलग उन्होंने बात की, एक एक बच्चे से। और बच्चों को बहुत मज़ा आया कि मतलब हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया। टीम से बात किया उन्होंने, बाद में बहुत सारी मदद भी की उन्होंने। तो उनसे मिलने का तो रिस्पांस मतलब बहुत अच्छा था एक तरीके से। बच्चे आज भी कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे इस तरीके से, तो वो तो है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी जो है हाँ, तारीफ की है आपकी। हाँ, हाँ, उनसे भी मुलाकात हुई। तो राष्ट्रपति से मिलना, सिटिंग राष्ट्रपति से मिलना तो अपने आप में मुझे लगता है बहुत मायने रखता है। इस देश में आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, राष्ट्रपति से मिलना थोड़ा कठिन होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जब हम मिले तो समझ में आया कि नहीं, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तो कैसा होता है। तो उससे पहले भी हम कई लोगों से मिल चुके थे। हम रामनाथ कोविंद जी से मिल चुके थे, प्रणव दास जी से मिल चुके थे, प्रतिभा पाटिल जी ने अपने घर पे बुलाया था हम लोगों को खाने पे। तो चीज़ें तो हो चुकी थी, बट मुर्मू जी से मिलना बेहद ख़ास था। सीएम योगी की ओर से भी आपको कोई मदद मिली है? बनारस नगर निगम की एक प्रोजेक्ट थी स्मार्ट बस की, शिक्षा एक्सप्रेस की, और उसमें योगी जी का इन्वॉल्वमेंट था। उसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था। उससे पहले मोदी जी के जन्मदिन पे हम उनसे मिल चुके थे, बट दोबारा मुलाकात हुई वही शिक्षा एक्सप्रेस जो थी बनारस में। जब उसका उद्घाटन हुआ तो योगी जी ही करने आए थे, मुख्यमंत्री जी थे, बच्चे थे, हम लोग थे। उस समय नगर आयुक्त थे गौरांग राठी जी, उनका ही इनिशिएटिव था। तो योगी जी से भी मतलब ठीक है, अच्छा था। मैं उस पर फिर से आऊँगा कि आज के समय में जहाँ शिक्षा को एक बिजनेस मॉडल की तरह देखा जाता है, तो उस पर आपके क्या विचार है कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, खास तौर पर हमारे देश में जहाँ अभी लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस देश में शिक्षकों को और तवज्जो देनी चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए या कॉलेज में चले जाइए या इंटर कॉलेज में चले जाइए, या उससे नीचे आप प्राइमरी स्कूल में या इस तरीके के केंद्रों में चले जाइए, आंगनवाड़ी में भी। तो शिक्षक कुंठित है एक तरीके से, आप कह सकते हैं ना। समाज उनको वो सरोकार दे पाता है कि आप, क्योंकि शिक्षक तो पूरा देश बना रहा है, वो जैसा पढ़ाएगा हज़ारों बच्चे वैसा ही सीखेंगे। आप डॉक्टर हैं, आप गलती कर दे चलेगा, लेकिन एक टीचर अगर गलत होता है तो उसका बहुत मतलब पीढ़ियों तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो बिज़नेस तो मैं कहीं से नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ अनुराग नहीं है, वहाँ तो बच्चे कुछ सीख नहीं सकते। हमें मशीन थोड़ी ना बनाना है। जब हमारे अंदर भाव ही नहीं रहेगा तो हम समाज या देश को क्या ही दे पाएंगे, है ना। आपके अंदर यही नहीं है कि कोई चोटिल है उसकी हम मदद कर दें, किसी को ज़रूरत है हम उसकी मदद कर दें, या सोचने की क्षमता भी उस तरीके से विकसित नहीं हो पाएगी। तो व्यवसायीकरण तो, टीचिंग का तो बिल्कुल गलत मानता हूँ मैं। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक
मतलब मजदूर से भी बदतर ज़िंदगी है टीचर की वहाँ पे। जब वो खुद ही कुंठित है तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? जब टीचर खुश रहेगा तो बच्चे भी खुश रहेंगे। मुझे याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो जिस दिन टीचर का मूड अच्छा होता था हम सब खुश हो जाते थे, अरे आज तो सर बहुत खुश है। पॉजिटिव ऑरा जो है आसपास महसूस होने लगता था। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है कि आपका स्टूडेंट कैसा होगा। व्यवसायीकरण में हमारा ध्यान सिर्फ पैसे पे रहता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर लूँ, अच्छे शीशे वाले स्कूल बना दूँ, बड़ी बड़ी बसें लगवा दूँ और अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लिश बोलने वाले टीचर रख दूँ। लेकिन वो भाव कहाँ से आएगा? वो नहीं आ पाएगा। जब तक भाव नहीं आएगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। और व्यवसायीकरण उसी भाव को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना है कि हम कुछ समझ ही ना पाएँ। एक तरीके से मशीन थोड़ी ना तैयार करना है हमें। अब बड़े स्कूल्स मतलब बड़े जो नाम हैं या व्यवसायीकरण है वो यही कर रहे हैं एक तरीके बिल्कुल से। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरह से हमने देखे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह जो है हाँ ट्रीट हाँ किया जा रहा है, हाँ हाँ। ब्रांडाइज किया जा रहा है कि भाई इतने मार्क्स आ गए। तो इस पर बच्चों पर क्या असर पड़ता है? बहुत सारे मुझे लगता है कि जिस तरह की फीस स्ट्रक्चर है बड़े बड़े स्कूलों में, जिस तरह से फीस है, तो शिक्षा की पहुंच कहीं ना कहीं कम होती जा रही है इसकी वजह से। आह, देखिए बच्चों का जो मन होता है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, वो एकदम कच्चे घड़े की तरह होता है। अभी आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों की पीठ पे इतना बड़ा सा बैग लाद दिया जाता है और वो स्कूल जाते हैं। मतलब आपने बचपन से ही प्रेशर देना शुरू कर दिया। अरे फलाने जी का लड़का इतना अच्छा है पढ़ने में, तुम कैसे हो? मतलब वो 4 साल का है, आपने कंपैरिजन वहीं से शुरू करना शुरू कर दिया। वो देखो इतना अच्छा कर रहा है। मतलब जब उसको जीना चाहिए, जब उसको थोड़ा मतलब उसका दिमाग का मतलब विकसित होना भी शुरू ही हुआ है, तभी से आपने उसको तौलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, पेरेंट्स भी जो है बिल्कुल आईएएस बिल्कुल। इंजीनियर डॉक्टर हाँ उससे कम हाँ, बातें नहीं मतलब करते मैं हैं। तो पेरेंट्स से बहुत अच्छे से चाहता हूँ, मतलब बात भी करना चाहता हूँ, करता भी हूँ कि पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे? पेरेंट्स से ये अपील करते हैं कि बच्चों को ना आज़ाद छोड़ दीजिए। शुरुआत में उनके ऊपर बहुत सारा मतलब ऐसा है कि मान लीजिए बच्चा है, वो एक पेड़ है, तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि इसी पेड़ में आम भी लगे, अमरूद भी लगे, केला भी लगे और सेब भी लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक पेड़ इतने फल नहीं दे सकता। तो वो इतने फल देने के दबाव में पेड़ टूट जाता है। बच्चे बचपन में ही टूट जाते हैं। तो बाद में ऐसा होता भी है, बाद में हम सोसाइटी को दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा नीट कर ले, जेई कर ले, आईआईटी में चला जाए, यूपीएससी आजकल बड़ा ट्रेंड में है, ये वो कर ले। बच्चे से तो भी पूछ लो ना। मतलब पहले तो हम उनकी हीनता ही नहीं ख़त्म कर पाते, वो क्या महसूस कर रहा है। मतलब मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल मुझे मतलब उनके बीच में भी जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले उनके अंदर के जो भाव हैं ना, जो ख़राब भाव हैं, जैसे मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं पढ़ने में उतना तेज़ नहीं हूँ, उसको निकालना होता है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बच्चा पढ़ के आया, पेरेंट्स ये नहीं पूछता आज का दिन कैसा रहा, होमवर्क किया कि नहीं किया, पढ़ाई अच्छे से हो रही, उससे पूछ तो लो उसके ऊपर क्या बीत रही है, मार्क्स कितने आए? मार्क्स कितने आए। मतलब मार्क्स, इन्हीं सब चीज़ों में बच्चा धीरे धीरे खो जाता है। हम मशीन बना रहे हैं। देश के एजुकेशन सिस्टम में आप क्या बदलाव चाहते हैं जो इस समय बहुत ज़रूरी है? आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, टीचर्स का जिस तरह से हाल है या बच्चों पर जिस तरह से बोझ है, इसके अलावा भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव चाहते हैं आप? आ, मैं तो सबसे पहले यही बदलाव चाहता हूँ कि अच्छे शिक्षक आए टीचिंग में। जितने सुंदर, सिर्फ पढ़ने ज्ञान तो देखिए आज के टाइम पे सबके पास है। मैं भाव पे बहुत भरोसा रखता हूँ, मन पे बहुत भरोसा रखता हूँ। मतलब एक बच्चा मुझे दोस्त की तरह देखेगा तो वो मुझसे सारी बातें समझा पाएगा। मेरी बच्चियाँ हैं, वो मुझसे पीरियड पे भी बात कर लेती हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। क्योंकि एक स्लम की बच्ची एक लड़के से इस मुद्दे पे बात कर ले पा रही है, एक सामान्य घर की बच्ची क्यों नहीं कर पा रही है? अपने पापा से वो कभी बात नहीं कर पाती, अपने भाइयों से कभी बात नहीं कर पाती। वो माहौल चाहिए टीचर के लिए भी। तो पहले तो मुझे लगता है कि फ़िल्टर की ज़रूरत है। बहुत सारे टीचर हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, बट वो उस लायक नहीं है ना? हमें टीचर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, किसी भी परीक्षा से ऊपर होता है वो। तो
आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनकी सोच भी ऐसी होगी कि ये कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं किया तो टीचिंग ही कर लेंगे, ऐसा ऐसा ऐसी सोच तो नहीं नहीं होती नहीं, जा रही? मुझे भी ऐसा लगता है। अब बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कहते हैं कहीं कुछ नहीं हुआ तो एकेडमिक्स जिंदाबाद, हाँ। हमने पीएचडी कर ली और फिर हम पढ़ाने भी लगेंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं, मतलब अभी नेट है, जेआरएफ है, उसके बाद पीएचडी है, उसके बाद आप फिल्टर होके जाएंगे। तो मतलब काम तो करना है इस लाइन में, मतलब बहुत सारा काम करना है, क्योंकि अच्छा शिक्षक मिलना हम बचपन के टीचर्स हमें याद हैं, बट अभी हम अभी के बच्चों से पूछे तो उन्होंने 10 दिन पहले किससे पढ़ाया उनको नहीं याद है कि कौन है हमारा टीचर। तो शिक्षा व्यवस्था में भी चेंज ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है, क्या देश में चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, महंगे स्कूल हो या जिनकी फीस कम है वो वाले स्कूल हो, आपको लगता है कि वैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पा रही है जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो जाती है? वैसा स्किल लेवल स्कूल में ही प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो नए जॉब्स हैं, नई चुनौतियाँ हैं, आगे बच्चा जाकर उनका सामना कर पाए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली हैं, बिल्कुल चीज़ें बदली हैं। स्कूल में भी काम हो ही रहा है, लेकिन उस स्तर का काम नहीं हो रहा है। हमें विश्वगुरु बनना है, हमें बहुत सारा काम करना है, लेकिन हमें जितना बदलाव चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। आप दूर सुदूर के इलाकों में जाएंगे, बच्चे ग्रेजुएट हैं लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं कि उनके सब्जेक्ट क्या हैं और कैसे पास हो गए, नहीं पता है, सब शॉर्टकट है। 10th पास कर लिया, गुड़ा भाग नहीं आ रहा है उनको, है ना। तो वो कैसे हो रहा है पता नहीं, कैसे वो पास हो जा रहे हैं। 12वीं पास कर लिया, उनको साइंस की स्पेलिंग नहीं पता है, मैथ के बारे में कुछ नहीं पता है। तो जब हम लाखों की भीड़ ऐसे तैयार कर रहे हैं तो फिर चीज़ें मुमकिन तो होगी नहीं, बेरोजगार तो लोग होंगे ही होंगे, है ना। ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में या जो शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ देखते हैं आप, कि जैसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग बोर्ड है, सब कहते हैं कि इस भाषा में पढ़ो, कहीं किसी जगह आपको दिखेगा कि हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव या असमानताएं हैं ये आगे जाकर उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। बिल्कुल करती हैं। अगर मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, यूपी में बैठा हूँ, या मैं बिहार में हूँ और मुझे महाराष्ट्र में जाना है इन फ्यूचर, तो वहाँ हमारा एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि हमने मराठी नहीं पढ़ा है, तेलुगु नहीं आती है हमें, कन्नड़ नहीं आती है। तो ये चीज़ें तो हैं अभी भी, कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ावा दें, हिंदी को ही सही, इंग्लिश को ही सही, चाहे जो भी एक चीज़ को अगर हम पकड़ के रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने ज़िक्र किया कि आप जो है अपनी फाउंडेशन को पहले आप बनारस बेस्ड थे लेकिन धीरे धीरे बाहर ले जा रहे हैं, तो एक्सपेंशन का और आगे का आपका क्या प्लान है और उसमें सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कुछ मदद मिले? नहीं, मतलब कि ऐसा था कि हम यूपी में ही काम करते थे, फिर हमें भी लगा और भी लोगों को लगा कि हमें बाहर भी मूव करना चाहिए, क्योंकि हम 10 साल से वहीं पे काम कर रहे थे और भी जगह थे जहाँ से हमें लोग अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि ठीक ठीक काम हो रहा था तो वो लोगों के नज़र में आ रहा था, तो वो हमें इनवाइट करते थे कि आप हमारे यहाँ भी आओ, हमारे यहाँ भी आओ। तो हम उत्तराखंड, बिहार और एमपी वगैरह के छोटे इलाकों में हम पहुँचे धीरे धीरे करके। तो सरकार से ऐसा तो मुझे बहुत मदद नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वेल विशर हैं जो मदद कर देते हैं। मतलब मुझे लगता है कि सरकार को भी संस्थाओं को कुछ हद तक खुला छोड़ देना चाहिए, अच्छी संस्थाओं को जो बेहतर काम कर रही हों, पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं, तो कि आप करो, बेहतर करो। और सरकार ने तो मदद तो की है कहीं ना कहीं, मतलब मोदी जी का आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, मिले, अप्रोच किया, जितनी ज़रूरत थी वो किए। तो ऐसा बहुत हेल्प तो उनसे नहीं चाहिए, बट हाँ ये है कि जहाँ गलत हो, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो या चाहे जिस लाइन में हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे पॉल्यूशन हो, अभी वो बहुत बड़ा पानी हो, मतलब एक टीचर के नाते मैं बहुत सारे मुद्दों को देखता हूँ, तो उन पे काम किया जाए। जो जो अधूरी चीज़ें रह गई हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जैसी संस्थाओं के पहुँच से बहुत दूर है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल वही पूछने वाला था मैं कि शिक्षा के अलावा किन चीज़ों पे आपकी फाउंडेशन या आप पर्सनली काम करना चाहेंगे? शिक्षा पे तो आप कर रहे हैं काम, हाँ उसके हाँ, अलावा कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आप काम करना चाहेंगे? हाँ, ज़रूरत है भारत को। मुझे लगता है मैं स्किल पे और
वाटर पे, पानी पे, मतलब 2 चीज़ों पे मेरा बहुत मन है कि मैं स्किल पे तो थोड़े बहुत काम हो रहे हैं। हमारे 21st सेंचुरी स्किल के का प्रोग्राम चलता है, उसमें बच्चे स्किल वगैरह सीखते हैं। बट क्योंकि बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो पढ़ना भी नहीं चाहता और उनको नौकरी भी चाहिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना हमारे आसपास से बढ़ई गायब हो रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन गायब हो रहे हैं, प्लम्बर गायब हो रहे हैं। और इस तरीके के जो छोटे रोज़गार थे, लोग उनको नहीं करना चाहते। तो कोई बच्चा अगर आईआईटी नहीं कर सकता और या फिर 12th भी नहीं कर सकता और उसकी उम्र हो गई है, तो उसको इस तरीके की स्किल देके हम ठीक ठाक जगह पे पहुंचा ताकि सकते हैं, रोजगार मिल जाए। रोज़गार मिल जाए। तो स्किल तो अभी फ़िलहाल के दौर में मतलब बहुत सुंदर काम है, कुछ कुछ सिखा के बच्चों को रोज़गार दिया जाए। इसमें एक और मेरा इसी पे सवाल था कि हमने देखा कि युवा अक्सर जो डिमांड होती है युवाओं की, ये रोज़गार चाहिए, पर बहुत बार हमने ये भी देखा कि उस रोज़गार को पाने के लिए उनके पास स्पेसिफिक स्किल नहीं होती, जिस तरह से आपने ये जिक्र किया। लेकिन क्या एजुकेशन लेवल पर भी जो है कुछ काम किया जा सकता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी है कि वैसी स्किल नहीं ले पा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, लेकिन वही आपने जिस तरह से जिक्र किया कि साइंस की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, मैथ्स नहीं आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखिए, अभी इस समय के जो अभी टाइम चल रहा है उसमें तो अभी एआई का बहुत ज़्यादा बूम है, सारी चीज़ें चल रही है। तो कॉलेज में हम मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बट स्किल के नाम पे हम कुछ नहीं पढ़ते कॉलेज, स्कूल में, सॉरी, स्कूल में। तो मुझे लगता है ना कि एक साथ देने से बेहतर है कि हम थोड़े थोड़े ड्रॉप में उनको देते रहें। मतलब हमें पता है कि ये बच्चा है, इसका इंटरेस्ट ये है, तो हम स्कूल टाइम से ही उसको आगे बढ़ाएं, है ना। किसी को अगर फ़ोटोशॉप अच्छा लगता है तो उसको उसमें भेजें ना, किसी को कोडिंग करना अच्छा लगता है तो उसमें भेजें, किसी को खेलना अच्छा लगता है तो स्कूल के टाइम से ही। हालांकि चीज़ें हो भी रही हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं हो रही हैं, बट और रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। ये बड़े स्कूल में हो रहे हैं, ये उनमें हो रहा है जिनके पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा पैसा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल में भी हो, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ। तो अगर हमें चेंज लाना है तो हमें गाँव की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, इस तरह की असमानता को दूर करने के लिए युवा पीढ़ी अपना योगदान कैसे दे सकती है? जैसे आपने जो है एक फाउंडेशन खड़ी की, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाकी युवा पीढ़ी कैसे कर सकती है इस तरह के काम, या असमानता को इन जनरल दूर करने के लिए क्या कर सकती है युवा पीढ़ी? पहले तो युवाओं को खुद से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी जो मैं लोगों से मिलता हूँ, जो मेरे भी दोस्त हैं या आसपास के लोग हैं, वो मुझे लगता है एक नेक्सस में फंस गए हैं। चाहे वो कॉरपोरेट का नेक्सस हो, चाहे वर्क कल्चर ही ऐसा हो, इतने डिप्रेशन में लोग जी रहे हैं। तो पहले तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपने अंदर के क्षमता को पहचानना पड़ेगा कि मैं सिर्फ इसलिए तो नहीं हूँ कि मैं 9 to 5 का जॉब करूँ, जैसे वो शब्द होता है, रैट रेस, रैट रेस में रैट फट रेस। गए हैं। तो उससे तो बाहर निकलना पड़ेगा और थोड़ा रिस्क भी ज़रूरी है। आप अगर कभी किसी की, कोई भी युवा है या कोई भी है, किसी की मदद करता है तो उससे अच्छी अनुभूति नहीं होती। मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मतलब लोगों ने फील भी किया होगा इसको कि वो अगर कहीं बाइक लेके जा रहे हैं और किसी ने हाथ दिया और वो रोके नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जाने के बाद उनको ऐसा लगता है यार रोक लिया होता, अफ़सोस होता है, अफ़सोस होता है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत तो लोगों के लिए करना ही पड़ता है। हमें मतलब हवा फ्री में मिल रही है एक तरीके से ना, पानी मिल रहा है, सारी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी है, तो हमारा भी फ़र्ज होता है कि उनको लौटाए जिनके पास नहीं है, या फिर नेचर को ही लौटाए, है ना। कि कुछ तो कर जाएं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आपने जीवन में एक पेड़ नहीं लगाए तो आपको चिता की अग्नि का भी अधिकार नहीं है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको लकड़ी उस समय दी जाए, क्योंकि आपने जीवन में एक पेड़ तो लगाया ही नहीं है ना। तो मतलब युवाओं के अंदर बड़ी क्षमता होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो उन्होंने बहुत बदलाव पे काम किया है, बट बात है पहचानने की कि आपका एक हाथ आगे बढ़ाने से बहुत लोगों के जीवन में सुधार होगा। और अगर युवा चाह लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम जो है देश में बचेगी। आप 10 साल से ज़्यादा समय से ये काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपका अगला लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? और फाउंडेशन से जुड़ा या पर्सनल कुछ भी? मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं जो मैं करता हूँ, जिससे मेरे खर्चे चलते हैं या जो भी काम है, बट
मेरा जीवन का अंत तक ये फाउंडेशन ही मेरा लक्ष्य है, इसमें ही आगे बढ़ना है और बच्चों के लिए करना है, क्योंकि जो शांति की अनुभूति मुझे बच्चों के साथ होती है, क्योंकि मैं जो हूँ एक्चुअल में, जो मैं हूँ वो मैं उनके बीच में पाता हूँ। मुझे बनावट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे वहाँ कोई जज नहीं करता, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मुझे कम आता है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं उसमें घुल जाता हूँ और मुझे वो आइडेंटिटी अपने मरते दम तक चाहिए। तो मेरे लिए तो बच्चे हैं और मैं हूँ, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तो मैं नहीं ही सोचता हूँ कभी, मतलब ना मैंने पहले सोचा ना मैं बाद में सोचूंगा। और फाउंडेशन के लिए क्या लक्ष्य है आपका? फाउंडेशन के लिए यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो बच्चे हैं या जो सामाजिक क्षेत्र में काम करना हो गया, जहाँ जहाँ नीड है लोगों की, जितना हम कर पाएँ, सब कुछ कोई नहीं कर पाता, जितना कर पाएँ उसमें संस्था आगे जाए, काम करे, लोगों की मदद करे, पर्यावरण की मदद करे, प्रकृति के लिए कुछ करे, सबके लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो सबके लिए हो जाए, पूरा नहीं तो सही। आपकी जो फाउंडेशन है, अगर जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनमें से कोई आपकी फाउंडेशन से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? अपने दर्शकों को अगर बताएं आप तो। आप कई सारे माध्यम हैं, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, वेबसाइट है TTF फाउंडेशन की, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पे। वैसे हम बनारस, भदोही, लखनऊ, उन्नाव और उत्तराखंड में एक पहाड़ी एरिया है वहाँ पे, MP में जो धार जगह है वहाँ पे, और बिहार में कुछ जगहों पे, तो इस वेबसाइट पे आपको सब पता चल जाएगा, तो आप मेल भी करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें मल्टीपल एज ग्रुप्स हैं। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी स्कूल में हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? और जो पढ़ चुके हैं या आगे नौकरियों में जाने की कोशिश में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? हाँ, स्कूल वाले बच्चों के लिए तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वो इतना बड़ा नशा है कि बच्चे 24 घंटे फ़ोन में घुसे रहते हैं, मतलब खाना भी खा रहे हैं तो देख इधर रहे हैं, खा इधर रहे हैं। और उन पेरेंट्स से भी अनुरोध है जो अपने आप को बचने के लिए बच्चे से कहते हैं कि लो फ़ोन ले लो, तो ऐसा न करें, क्योंकि फिर उस बच्चे का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, शुरुआत में मैंने कुछ दिन ChatGPT चलाया था, कुछ दिन, फिर मुझे उससे डर लगने लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अपने दिमाग से कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब हर चीज़ की डिपेंडेंसी है उस पर, तो मैंने तुरंत अनइंस्टॉल कर दिया। मुझे लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, भाई हटाओ, ये गलत चीज़ है। मतलब बहुत लोग उसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। तो पेरेंट्स से और बच्चों से भी यही है कि बच्चे थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा खेलें, थोड़ा महसूस करें दुनिया को और नेचर को, उस फ़ोन से दूर रहें। खेल कूद बाहर जाकर, खेल कूद बाहर जाके थोड़ा, मतलब घर से बाहर निकलें। अभी हमने अपने आप को घर में पैक कर लिया है। पेरेंट्स हैं, अगर माँ काम पे जाती है, घर पे आती है, पापा काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं, उसके बाद बाहर का इन्वायरमेंट जीरो है। बच्चे का भी सेम चीज़ है, स्कूल से आया घर पे, अपना ट्यूशन्स भी घर पे लगा दिए, ऑनलाइन चल रहा है। और सोशल कनेक्शन भी फ़ोन तक सीमित रह गए। ये नहीं कि आप बाहर जाकर बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो सोशल कनेक्शन को तो मैं वैसे भी जीरो मानता हूँ। आपके ही परिचित में सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग हैं, लेकिन आपकी कितनी बात होती है? ज़ीरो, 10, 15, 20 नहीं होते लोग। तो जब तक आप 1 to 1 लोगों से हार्ट टू हार्ट बात नहीं करेंगे तो लाखों के कनेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में आगे जाए, या जीवन में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कंपैशन हो या बाकी चीज़ें हों, तो प्लीज़ उसको लोगों से जोड़िए, उसको फ़ोन और घर या टीवी तक मत सीमित रखिए। उसको जिससे दोस्ती करनी है करने दीजिए, चाहे वो जिस जाति, धर्म या काला गोरा जैसा भी हो, उस बच्चों को रोकिए मत आप, क्योंकि आज आप रोक रहे हैं, बाद में फिर यही चीज़ें, मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत मानसिक दबाव में रहते हैं। तब मैं तो जब ठीक ठाक घरों के बच्चों से मिलता हूँ तो ऐसा होता है कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते। कितने ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ जिनके घर में उनके साथ अब्यूज़ होता है, लेकिन आपने उनको इतना हक ही नहीं दिया कि वो आपसे कह पाएँ। लड़कियां नहीं, लड़के भी, मतलब लड़कों का उत्पीड़न होता है, कोई ना कोई आसपास, पड़ोस, स्कूल, रिश्तेदार उनका शोषण करता है, लेकिन वो नहीं कह पाते आपसे,
क्योंकि आपने वो स्पेस ही नहीं दिया है। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी किसी से मिलता हूँ, चाहे किसी कॉलेज में गया है, कहीं भी बात करता हूँ, तो मैं हमेशा ये बात तो ज़रूर बोलता हूँ कि कम से कम आप अपने बच्चों को दोस्त की तरह बनाएं, क्योंकि वो अपनी बात कह पाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्ची से मिला था, उसने बताया कि उसके दूर के अंकल है जिस वो उनके साथ कई साल से गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कह पा रही है। क्यों नहीं कह पा रही है? उसके पापा मम्मी बहुत गुस्सैल हैं। ऐसे गुस्से का क्या ही फ़ायदा है जो आपकी बच्ची का मुंह बंद कर दे। बिल्कुल। तो बच्चों को थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा अपनापन दीजिए, थोड़ा उनको बाहर जाने दीजिए, थोड़ा खेलने दीजिए, थोड़ा उनका मानसिक विकास होने दीजिए, और डिजिटल चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ सके। और युवाओं से क्या कहेंगे आप? युवाओं से बस एक ही चीज़ कहनी है कि रील स्क्रॉल करना थोड़ा कम कर दीजिए। मतलब बहुत बड़ा एडिक्शन है ये। मैं खुद भी देखता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और समझ में नहीं आता कितना टाइम उसमें चला गया है। आज के टाइम पे मैं बहुत सारे युवाओं को देख रहा हूँ जो बहुत प्रेशराइज महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, उनसे बात तरह के करिए, विचार इस आते तरीके हैं। के विचार आते हैं। तो उनसे ये कहना है कि अपने दोस्तों से बातचीत करिए, अपने परिवार वालों से बात करिए। आपके अंदर जो चल रही हैं, जो दबाव हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेके है, चाहे वो नौकरी को लेके है, उसको बाहर निकालिए, घुटिए मत। आज का युवा घुट रहा है, आप देखेंगे अपने आसपास तो वो मसरूफ़ है अपने में ही, एकदम अकेला होता जा रहा है। उसको अब तो अच्छा भी नहीं लगा लोगों से बात करना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है कि धीरे धीरे हम संकुचित होते जा रहे हैं, समाज में भी, घर में भी, और घर के अंदर भी और अपने अंदर भी। बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब 25 साल के हैं या 20 साल के हैं, उनको काउंसलर की ज़रूरत पड़ गई। तो युवाओं से यही कहना है कि थोड़ा खुश रहने का ज़रिया ढूंढिए, थोड़ा सा ही सही, लेकिन खुश रहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके गार्डन के पौधे हो सकते हैं, आपका कुत्ता हो सकता है, या आपका कोई पड़ोस का अंकल हो सकता है, या कहीं भी आप स्लम में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या किसी का कुछ भी भला कर रहे हैं। तो इस तरीके की हमें अलग अलग चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में। तो युवाओं मतलब जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी युवा साथी हैं, उनसे बस इतना कहना है कि इतना भी अकेला मत हो जाओ कि किसी को संभाल ना सको। थोड़ा बाहर निकलिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप कोई किस्सा सुनाना चाहें, कोई आपने इतना लंबा जर्नी रही है आपकी, उससे जुड़ा कोई किस्सा सुनाना चाहें तो बताइए कुछ बढ़िया सा। कुछ भी आपने सक्सेस स्टोरीज़ की बात की, कोई और सक्सेस स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, या पढ़ाई के दौरान कोई मुश्किलों का सामना किस तरह से किया होगा आपने, उसके बारे में कुछ सोच लीजिए आराम से। नहीं मतलब एक जगह मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पे मुझे चाटा वाटा मारा गया था। ऐसा मतलब लोगों ने लोग नहीं थे, वहीं के लोग थे जिन्होंने थोड़ा परेशान करना शुरू किया और मना करना शुरू किया। बाद में वही लोग, जैसे होता है ना, आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उन्होंने ही सराहा। ज़्यादातर कहानियाँ तो ऐसी ही हैं कि बच्चे के पास कभी कुछ नहीं रहा है। मतलब हमने इतने अभाव देखे हैं 21st सेंचुरी में कि न तो पीने के लिए पानी रहा है और न तो टॉयलेट रहा है। अब तो बहुत सारी जगहों पे टॉयलेट हो गए हैं, शुरुआत में नहीं थे। तो उन घरों से, मतलब मैं इंडिविजुअल उन बच्चों के नाम ज़्यादातर के नहीं लेना चाहूँगा, बट उन घरों से ज़्यादातर लड़कियां हमारे यहाँ जो निकली हैं, उन्होंने एकदम रॉक कर दिया है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी मतलब दिल्ली जैसे जगह पे भी रह के पढ़ रही हैं। और अच्छा, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो महीने में कुछ कुछ अमाउंट जो है वो भेज देती हैं कि बच्चों के लिए, मतलब वो वहीं से पढ़ के निकले हैं, लेकिन वो बच्चों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो छुट्टी लेके आ जाते हैं कि नहीं, ये हमारा ही है। अच्छा, आपने चांटे का जिक्र किया, पहले जो ज़माना था उसमें हम देखते थे कि स्कूलों में बहुत आम था कि टीचर ने चांटा लगा दिया, बच्चे को छड़ी से मार दिया। आजकल नहीं होता, वो इतना नहीं देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या कुछ बदलाव आए हैं
पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो, या लगनी चाहिए थी चमक उनको की, मतलब क्या देखते हैं इसे, कैसे देखते हैं? मतलब मैं तो ऐसा देखता हूँ कि डर जो है ना, शिक्षक का डर या तो वो तो एकदम ख़त्म हो गया है। आपने गलती से भी किसी बच्चे को ऊंची आवाज़ में डांट भी दिया तो पेरेंट्स आ वो जाते आप हैं। डर बोलेंगे या रिस्पेक्ट बोलेंगे उसका? नहीं नहीं, मैं तो अभी तो टीचर के एंड से डर बोल रहा हूँ। अच्छा। मतलब टीचर भी मारने से बचता है आज के समय में, क्योंकि बहुत सारे लॉ भी हैं, स्कूल की पॉलिसी भी है कि हम बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। मैं मानता हूँ कि हाथ उठाना गलत बात है, मारना गलत बात है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी एक थोड़ा सा तो प्रेशर होना चाहिए बच्चों के मन में। अगर हम एकदम सब कुछ बंद कर दें, उसको मतलब डांटना भी बंद कर दें, तो वो बच्चा क्या ही सीखेगा ना, कितना ही सीखेगा। तो थोड़ा सा एक एक लेयर तक तो होना ही चाहिए जिसमें टीचर को भी छूट मिले कि हम अपने हिसाब से हम बच्चों को डांट सकें, ताकि वो या डिसिप्लिन में या रहें। या या अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत मार भी सके। क्योंकि मुझे ऐसा मतलब मैं तो खुद भी बहुत महसूस सारे लोग करता हूँ। इससे डिसएग्री करेंगे हो वैसे। सकता है डिसएग्री करे, बट कहीं कहीं खासतौर पे प्राइमरी एजुकेशन में एकदम छोटे बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि उनको तो टच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मार पीट के होना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है और टीचर ने उसको डांट दिया, तो ये नहीं कि आप सीधे स्कूल पहुँच जाएँ। फिर हाँ, इस पर बच्चा उसे पेरेंट्स का हाँ, बहुत बच्चा योगदान उसको हो फॉर जाता है। ग्रांटेड लेने लगता है। फिर टीचर के मन में ये भाव आ जाता है कि अभी पेरेंट्स आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में बहुत होता है। मान लीजिए मेरी 2-3 बार बच्चे ने शिकायत कर दी, मेरी जॉब चली गई, तो वो कतराने लगते हैं फिर इन सब चीज़ों से। तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा गुरु ही क्या, मतलब मैं तो बहुत पीटा गया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। और मुझे वो पीटने वालों गुरुजनों के लिए मेरे मन में अभी भी बहुत रिस्पेक्ट है कि अगर उनकी छड़ी नहीं पड़ी होती तो हो सकता है मैं पता नहीं क्या कर रहा होता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ये जी। मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक ये उन्होंने ये पॉडकास्ट सुना होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। युवाओं को जिस तरह से आपने संदेश दिए, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से अगर आप TTF के फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह से सहायता कर सकते हैं। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।